हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा सब कुछ अध्ययन करेंगे। आज उसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान में हमको पढ़ना क्या है। तो बेसिकली देखते हैं कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब है कि जो संविधान होता है वो नियमों को कैसे लागू किया जाए, कि नियमों का कैसे पालन किया जाए, उसका एक संयुक्त रूप से बनाया गया होता है कि इनको कैसे फॉलो किया जाए। संयुक्त रूप से बनाया जाता है, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। जैसे इंडिया का संविधान है, भारतीय संविधान, जिसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जन्मदाता। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखा हुआ मतलब संविधान, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है, भारत का है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे 22 चैप्टर मतलब 22 अध्याय, जिसमें हम लोग को 22 अध्याय पढ़ने हैं। जिसमें 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद पढ़ेंगे। 12 शेड्यूल्स मतलब अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान टोटल 395 अनुच्छेद हैं, जिसमें कि यदि और उसमें कई अनुच्छेद जो है कि पार्ट में डिवाइड हो गए हैं, तो यदि उन पार्ट को टोटल काउंट किया जाए तो टोटल पार्ट ले करके, जैसे अनुच्छेद मान लीजिए 1 है तो 1 में ए, 1 में बी, ऐसे करके है, तो टोटल गिन के लें तो 492 के लगभग में पहुंच जाता है। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा हुआ था, जिसमें लगभग 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। ये लगभग इतने रुपए खर्चे हुए थे, 29। सबसे पहला लिखित संविधान जो था वो अमेरिका का था। अमेरिका का लिखित संविधान 1788 में ही बन के तैयार हो गया था अमेरिका का, जबकि इंडिया का 1949 में बन के तैयार हुआ था। अमेरिका का लिखित संविधान में सबसे पहला है, और भारत का लिखित संविधान में सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये जो अमेरिका का 1788 में बन के तैयार हुआ था, ये फिलाडेल्फिया सम्मेलन बन के तैयार हुआ था। कभी कभी पूछ देता है कि अमेरिका का संविधान किस सम्मेलन में बना हुआ था, तो अमेरिका का संविधान फिलाडेल्फिया सम्मेलन में बन के तैयार हुआ था। लिखित संविधान है, अमेरिका का संविधान लिखित है और इंडिया का संविधान लिखित है। वर्ल्ड पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है, भारत का है। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान, भारतीय संविधान रिजिड है प्लस फ्लेक्सिबल है, मतलब ना तो ज़्यादा लचीला है ना तो ज़्यादा कठोर है, मतलब कि आवश्यकता के अनुसार उसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान में कुछ आसानी से बदला जा सकता है, जो कि इस वजह से बांट सकते हैं। ना तो भारत का संविधान न ज़्यादा कठोर है न ज़्यादा लचीला है, मतलब कि दोनों का मिक्स है। जैसे कि हम आगे आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे कि कैसे लचीला है कि नहीं। जैसे कठोर के हिसाब से कर सकते हैं कि जैसे संविधान में संशोधन करना होगा या राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा, तो वो बहुत टफ तरीका होता है। उसमें उसके लिए संसद में बिल पास करना पड़ता है, बहुत मतलब
कठोर है उसमें आसानी से परिवर्तन नहीं सकते हैं। फ्लेक्सिबल लचीला का मतलब है कि किसी भी स्टेट को अपने स्टेट में मिलाना, किसी स्टेट का नाम चेंज करना, जो कि आसानी से चेंज हो सकता है। इस हिसाब से बताया गया है कि संविधान लचीला है या कठोर है। हमारे संविधान के निर्माण कैसे हुआ? जब ब्रिटिश अंग्रेज हमारे यहाँ शासक कर रहे थे, तो अंग्रेजी कंपनियां बहुत सारे व्यापार करने के लिए आई हुई थी, जो कि व्यापार कर रही थी, और उन्होंने लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि पैसे टैक्स ज़्यादा वसूलना, टैक्स ज़्यादा वसूलना, उनको मतलब खेती करने के लिए मजबूर कर देना, ऐसे करने के लिए, जिसमें से 1757 में एक प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया और अंग्रेज जो कि जीत गए। और फिर उन्होंने 1764 में ही बक्सर वार हुआ, जो कि अंग्रेज़ों ने ही मीर कासिम को हराया और युद्ध को जीत लिया। तो यहाँ से अंग्रेज़ों की पकड़ जो है कि भारत में मजबूत हो गया, जिससे कि अंग्रेज की सत्ता यहाँ पे स्थापित करने लगे और अपने हिसाब से हुकूमत करने लगे। लेकिन ये सब देखते हुए बहुत मतलब लोगों को परेशान देखते हुए वहाँ के जो नेता थे और वो लोग थे, उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए कई प्रकार के कदम उठाए, जिससे कि ब्रिटेन मतलब कि जो कि अब इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था, पहले ब्रिटेन था। इंग्लैंड ने ही हम लोग पे शासन किया हुआ है भारत पे। तो फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, संसद थी, वहाँ से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया कि वहाँ पे जो भी एक कंपनियाँ यहाँ पे आई हुई हैं काम करने के लिए इंडिया में, उन पे अब ब्रिटेन की कंपनियों पर शासन वहाँ से रहेगा। वो जो वहाँ से जो शासन पारित होगा उन्हीं के हिसाब से इनको यहाँ पे काम करना है। उस हिसाब से आगे कई सारे रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, कई सारे सुधार भी आते हैं। उस हिसाब से कंपनियों के बारे में है जानकारी, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो 395 अनुच्छेद है, 22 चैप्टर है। यदि ये आपको अच्छे से याद हो गया कि कौन से चैप्टर में कितने अनुच्छेद हैं और कौन कौन से मेन अनुच्छेद में कौन सा हम लोग पार्ट अध्ययन करना है, तो आसानी से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि पार्ट वन में क्या पढ़ेंगे? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र। पार्ट 1 में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग ऐसे 22 पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग को अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक पढ़ना है। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो राज्यों का एक संघ है। दूसरे में क्या पढ़ेंगे? नागरिकता, कौन से लोग भारत के नागरिक हैं, इसकी जानकारी इसमें दी हुई है। 5 से 11 तक के बीच में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, इसमें हम लोग 12 से 35 के बीच में पढ़ेंगे। 12 से लेकर 35 तक ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन तो हर एग्जाम में लगभग बनते हैं। दूसरा चौथा हो गया नीति निर्देशक तत्व। जिसका हम लोग अध्ययन आर्टिकल नंबर 51 तक करेंगे। 4th का इसमें एक पार्ट भी डिवाइड हुआ है, जिसमें है मूल कर्तव्य, जिसमें हम लोग पूरा डिस्कस आगे हम लोग आने वाले चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। संविधान कहाँ से लाया गया है, कितने क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इसका, पूरे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। 51 का मूल कर्तव्य बनाया गया है। 5वां क्या है? संघ मतलब सेंट्रल, जो केंद्र सरकार है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 52 से लेकर 1 से 51 तक। आर्टिकल चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे स्टेट मतलब राज्य, जिसमें हम लोग 152 से लेकर 237 तक पढ़ेंगे। आर्टिकल इतने 237 तक। 7वां क्या है? 7वां जो भी अनुच्छेद है, इसको 7वां चैप्टर को जो है कि निकाल दिया गया है, निरसित मतलब 7वां चैप्टर को हटा दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ लेता है
कि कौन सा अनुच्छेद में से कौन सा चैप्टर को भारतीय संविधान में से हटा लिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 7 है। 8वां हम लोग पढ़ेंगे जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र कि इसमें राज्य और संघ मतलब सेंट्रल के एरियाज को डिवाइड किया गया है, जिसमें 239 से लेकर 242 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। 9वां पार्ट देखते हैं। 9वां में पंचायत, जैसे नहीं होता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिसमें हम लोग प्रधानी का चुनाव या ये सब करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि कैसे चुनाव होता है, कौन चुनाव में खड़ा हो सकता है, क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या है। उसके लिए 9वां का 9 का 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें हम लोग नगर पालिका, शहरों में जैसे नगर पालिका होती है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 243 10 से 243 6 तक हम डिस्कस करेंगे। नगर पालिका सरकारी समितियाँ जिनके लिए हम लोग 243 से लेके 11 तक हम लोग जिसमें 243 से 11 तक करेंगे। 10वां, यदि आप लोग को चैप्टर्स पता है और उनमें से आर्टिकल पता मतलब ध्यान में आ जा रहा है कि इस वाले आर्टिकल में इतने तक है तो उनको पढ़ना है, तो उस तरह से यदि कोई जैसे कि मान लीजिए पंचायत से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमको यदि पता है कि 9वें चैप्टर में है और 243वां आर्टिकल से स्टार्टिंग है, तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। एग्जाम में तो ऐसे भी पूछा जाता है कि पंचायत को कौन सा चैप्टर कौन से भाग में मतलब बताया गया है, तो इसका भाग 9वां है, 9वां चैप्टर है, आर्टिकल 243 इतने हैं। उसी प्रकार से 10वां क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इसमें 244 से लेकर 244 क तक आर्टिकल इतने तक इसके बारे में बताया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बीच में, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या संबंध है, 245 से 263 के बीच में बताया गया है। 12वां चैप्टर नंबर 12, इसमें फाइनेंस वित्त तथा संपत्ति किसी की प्रॉपर्टी इसके बारे में बताया गया है, जिसमें कि 264 से लेकर 300 तक इसमें बताया गया है। इसमें किसी 13वां में भारत के राज्य क्षेत्र मतलब इसमें बताया गया है कि राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार मतलब कि आप जैसे इंडिया में हैं तो इंडिया में कहाँ कहाँ व्यापार कर सकते हैं, क्या आपके लिए कहाँ पे करना उचित है, कहाँ नहीं, क्या संविधान के हिसाब से सही कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ संविधान में लिखित है और उसी के हिसाब से हमको पालन करते हुए चलना चाहिए, जिसको पालन करने के लिए आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधायक क्या होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि कितने चैप्टर्स में क्या है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि बेसिकली ये सब हम लोग पढ़ेंगे। समवर्ती सूची जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को ये सब मिल जाएगा। 323 तक है। 14 का क भी डिवाइड किया गया है, जिसमें अधिकरण जिसमें 323 क से लेकर 323 ख तक बताया गया है। 15 हम लोग पढ़ेंगे निर्वाचन। निर्वाचन में कितना दिया गया है, 324 से 329 तक। हम लोग एक एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जान लें कि हम लोग को सिलेबस क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे। निर्वाचन में क्या है कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव कौन करवाता है, उसका अधिकारी क्या होता है, क्या संवैधानिक निकाय है कि नहीं, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं भाग 16 में देखते हैं कि क्या है। भाग 16 में दिया हुआ है कि कुछ विशेष वर्गों के लिए, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध ये दिया हुआ है।
आपका 330 आर्टिकल से लेके 342 तक हमको इसमें पढ़ना है। 17वें आर्टिकल में है राजभाषा, जो कि आर्टिकल नंबर 343 से लेकर 351 तक है। 18वें में है इमरजेंसी, आपात उपबंध, आपातकालीन समय में क्या क्या उपबंध किए जा सकते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी जो लगती है। 10वें में क्या है प्रकीर्ण, एक विशेष प्रकार के इसमें अनुच्छेद दिए हुए हैं जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आगे आने वाले समय में। चैप्टर नंबर 20 में क्या है संविधान संशोधन है कि जो संविधान लिखा हुआ है उसमें कौन से पार्ट में हम लोग संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किसमें संशोधन किया जा सकता है किसमें नहीं किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन मतलब विशेष तरीके से किसी भी इमरजेंसी के समय से कोई आपदा विपदा आ गई, जैसे संक्रमण बहुत सारा फैल जाता है, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है प्रेजेंट टाइम में, ऐसे ही मतलब बहुत सारे केसेस होते हैं, तो उसमें हमको क्या करना चाहिए ये सब संविधान में लिखित है। उस हिसाब से हमारा देश उस हिसाब से चलता है। संविधान क्या है, रास्ता दिखाता है कि देश को कैसे चलाना है। चैप्टर नंबर 22 में दिया हुआ है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ में कैसे दिया हुआ है, हिंदी में प्राधिकृत, इसमें हम लोग टोटल 393 से लेकर 395 तक आर्टिकल तक देखते हैं। ये रहे मेरे हम 22 चैप्टर्स जिनमें हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हम लोग को अध्ययन करना है और कौन कौन से इन सब के पार्ट हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ राज्य कर रहे थे, जो कंपनियाँ आई थी व्यापार करने के लिए, वो धीरे धीरे अपना सबको गुलाम बना रही थी, मतलब कि अपना राज्य प्रेशर में डाल के दो, जैसे इतिहास में जो सैनिकों को, जो राजाओं को आपस में लड़ा देते थे और वहाँ पे उनका अपना शासक कर लेते थे। इन सबको देखते हुए बहुत सारे राजाओं ने इनका विरोध किया, तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश की जो संसद थी वहाँ ने उन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया था कि इतने हमारे तो चैप्टर इतने पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग को 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट के जो कंपनियां हैं वो भारत में किस प्रकार से चलेंगी, तो इसमें आया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया तो इसमें था कि कंपनियों पर, जो भी कंपनियां हैं उन पर, कंपनियों पर संसदीय नियंत्रण हो जाएगा। संसदीय नियंत्रण मतलब कि वो कंपनियां संसद के अधीन काम करेंगी। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, मतलब कि जो सेंट्रल में केंद्र मतलब इंग्लैंड, ब्रिटिश से ही हैंडल किया जाएगा, जिसमें क्या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था उसमें, गवर्नर ऑफ बंगाल को रॉबर्ट क्लाइव थे, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जिसमें लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया जो कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने हुए थे। (1773) रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही 1774 में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जो कि कहाँ पे था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, मुख्य न्यायाधीश मतलब जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसके न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, जिनके 3 सहायक न्यायाधीश थे जिनको याद कर लेंगे, जिनका नाम चैम्बर्स था, एक का नाम था लाइमस्टेनर
दूसरे का नाम था हाइड। 1773 के बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे और उनके 3 सहायक न्यायाधीश थे। पहले का नाम चैम्बर्स, दूसरे का लाइमस्टेनर, तीसरे का हाइड था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया कि इसमें क्या था कि इसमें द्वैध प्रणाली को अपनाया गया था, जिसमें कि एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिजनेस के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया फॉर बिजनेस, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, जिसके लिए पॉलिटिकल के लिए बनाया गया। राजनीति करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिशा दिखाने के, डायरेक्टर्स मतलब मैनेजमेंट के लिए मेन काम जो होता है वो बिजनेस के लिए दिखाया गया था। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। उसके बाद 1813 में चार्टर्ड एक्ट आया कि कैसे इसमें ये सब अधिनियम आए थे कि ब्रिटिश के संसद जो थी वो इन कंपनियों पे अपने अधिकार के अनुसार चलाने लगी थी कि ये कंपनियां जो भी हैं वो इन अधिकार के अंडर में रहकर ही काम करेंगी। जिसमें था कि 1813 से चार्टर्ड अकाउंट में था कि कंपनियों का एकाधिकार खत्म कर दिया गया। कंपनियों का एकाधिकार खत्म कर दिया गया और 1813 में ही ईसाई, जो कि अमेरिका में ईसाई रहते थे और उन कंट्री में रहते थे, उनको ईसाई और पादरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई कि वो आए भारत में और अपना बिजनेस भारत में कर सकते हैं। इसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस अधिनियम के अनुसार उनको यहाँ पर आने की अनुमति मिल गई। (1813) में एकाधिकार खत्म हो गया और 1813 में ईसाइयों और पादरियों को भारत में आने की अनुमति मिल गई। उसके बाद 1833 का चार्टर्ड अकाउंट आया। चार्टर्ड एक्ट एक्ट है। 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया, जिसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म हो गया था और बंगाल 1833 चार्टर्ड अकाउंट के अनुसार ही बंगाल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो कि कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट आया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था, जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक बने हुए थे। इसमें क्या था कि इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया था, कि जिससे पहले था कि जो भी शासक, मतलब कि इतिहासकार बताते हैं कि जो भी शासक उसमें जो भी राजा थे युद्ध करते थे, जीतते थे, तो वहाँ के जितने भी लोग, मतलब राजा हार गया तो उनके साथी जितने भी थे उनको दास बना के अपने यहाँ ले जाते थे। तो ये सब जो प्रथा थी इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। और इसी टाइम पे लॉर्ड मैकाले ने विधि आयोग का गठन किया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किया हुआ था इन्हीं बंगाल लॉर्ड मैकाले ने। इनके समय 1833 के चार्टर्ड एक्ट के समय ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया हुआ था। उसके बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसके बाद 1858 में, यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858 में आया था, जिसमें जो 1833 के चार्टर्ड एक्ट में इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे, उनको अब वायसराय, उनको हटा के वायसराय की उपाधि दी गई, जिनका नाम पहले वायसराय थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। इसमें लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बिजनेस जो बनाया गया था उसको खत्म कर दिया था, भारतीय परिषद की स्थापना की थी, इन्होंने किया था। उसके बाद आता है 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया हुआ था कि इसमें क्या था कि जो मॉन्टेग्यू थे ये भारत के राज्य सचिव थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे और भारत के राज्य सचिव थे। इन्होंने केंद्रीय बजट और राज्य बजट दोनों ने सुधार क्या किया था कि जो भी केंद्रीय बजट और राज्य बजट था दोनों एक में आया करते थे, उनको हटाकर उनको कैंसिल करके अलग अलग कर दिया था। और 1919 में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था कि महिलाएं भी वोट दे सकती हैं। और इसके बाद देखते हैं कि उसके बाद 1935 और 1947 का 2 अधिनियम और आते हैं, जिनके बाद से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अपने देश में सरकार चलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा, जो कि इसके आगे का भाग रहेगा। धन्यवाद।